पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पति का नाम राघव, पत्नी का नाम मीरा और उनका 10 साल का बेटा आरुष। उनका घर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का बना हुआ था। घर छोटा था, पर उसमें तीनों का प्यार बहुत बड़ा था। हर सर्दी में पहाड़ों पर बर्फ जमती थी, पर इस साल की सर्दी अलग ही प्रकार की थी। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेते हुए भी लगता था मानो सीने में बर्फ का टुकड़ा घुस गया हो। गांव वालों ने कहा कि इस साल की सर्दी पिछले कई वर्षों से अधिक खतरनाक है। चारों ओर चुप्पी थी, पेड़ लगातार कांप रहे थे और पहाड़ों की ढलानों पर जमी बर्फ सूरज निकलने के बाद भी पिघलती नहीं थी। राघव रोज सुबह जल्दी उठकर नीचे के कस्बे में मजदूरी करता और शाम को लौट आता। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर घर का चूल्हा जल जाता और पेट भर जाता था। मीरा घर संभालती, खाना बनाती, पानी लाती और बेटे की पढ़ाई करवाती। आरुष अभी छोटा था, लेकिन सर्दी उसके शरीर को बहुत जल्दी पकड़ लेती थी। हल्की हवा भी चलती तो उसकी नाक लाल पड़ जाती और हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो जाते। सर्दी बढ़ने लगी थी और उनके पास सिर्फ 2 पुराने कंबल थे। एक कंबल मीरा और आरुष को मिल जाता, पर दूसरा राघव के लिए था। वह भी इतना पुराना कि हवा को रोकने में असमर्थ था। रात में जब तेज हवा चलती तो कंबल के भीतर से भी ठंड शरीर में घुस जाती, लेकिन मजबूरी थी। जितना था उसी में काम चलाना था। पहली कठिन रात, उस रात हवा अचानक तेज हो गई। घर का छोटा लकड़ी का दरवाज़ा जोर से फड़फड़ाने लगा। कभी लगता कि अभी टूट जाएगा, कभी लगता कि हवा दरवाज़ा उठाकर कहीं उड़ा न ले जाए। आरुष डर गया और मीरा के पास चिपक गया। माँ, बहुत ठंड लग रही है, उसने कांपते होंठों से कहा। मीरा ने उसे अपनी बाहों में लिया और बोली, डर मत बेटा, मैं यहीं हूँ, ये रात निकल जाएगी। राघव ने दोनों को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसके मन में एक टीस उठी। वह चाहता था कि वह भी अपने परिवार के लिए मोटे कंबल खरीद सके, एक ऐसा घर बना सके जहां हवा अंदर न घुसे। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी। फिर भी वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता। मीरा, कल मैं जंगल जाऊंगा, सूखी लकड़ियां ढूंढ लाऊंगा, चूल्हा पूरा दिन जलता रहेगा, किसी तरह ये सर्दी पार करनी ही है, राघव ने धीमी आवाज में कहा। मीरा ने सिर हिलाया, पर उसके मन में चिंता थी। जंगल भी ठंड में बहुत खतरनाक हो जाता है। भेड़िए नीचे की ओर आने लगते हैं और कभी-कभी रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन राघव का हौसला कम नहीं हुआ। रात भर हवा चलती रही, कंबल के अंदर भी ठंड चुभती रही। तीनों एक दूसरे से सटकर सोने की कोशिश करते रहे, पर पूरी रात में किसी को नींद न आई। अगली सुबह का संघर्ष, सुबह जब सूरज निकला तब भी ठंड जरा भी कम नहीं हुई। आसमान साफ था, पर हवा में बर्फ जैसा दर्द भरा हुआ था। राघव जंगल की ओर जाने की तैयारी करने लगा। उसने पुरानी ऊनी टोपी पहनी, पैरों में फटी हुई जूती डाली और एक बोरी उठाई। मीरा ने चिंता भरी आवाज में कहा, ज्यादा दूर मत जाना, रास्ते जम गए होंगे। राघव मुस्कुराया, डर मत, मैं संभल कर जाऊंगा, घर के लिए लकड़ी लाना जरूरी है। राघव निकल गया। उसके कदमों के नीचे बर्फ चटक रही थी। हर कदम भारी लगता था, पर वह चलता रहा। जंगल पहुंचकर उसने सूखी लकड़ियां ढूंढना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उसके पास थोड़ी लकड़ी इकट्ठी हुई। वह घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वह आदमी ठंड से कांप रहा था और रास्ते के किनारे गिरा पड़ा था। उसके पास कोई कंबल नहीं था, शरीर नीला सा पड़ गया था। राघव के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह बुजुर्ग को छोड़कर घर पहुंच जाए, वरना खुद भी ठंड से थक जाए और शायद दोनों ही मुश्किल में पड़ जाएं। पर उसका दिल ऐसा नहीं कर सका। राघव ने बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया और अपनी लकड़ियों के ढेर के बीच जगह बनाकर उसे वहां बैठाया। उसने अपनी टोपी बुजुर्ग के सिर पर रख दी और बोला, आप यहीं रुको, मैं आपको घर ले चलता हूं। बुजुर्ग कमजोर आवाज में बोला, बेटा, तुम बहुत परेशानी उठाओगे, मुझे यहीं छोड़ दो। राघव ने सख्त आवाज में कहा, इंसान को विपत्ति में छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। वह बुजुर्ग को पकड़कर धीरे धीरे चलता हुआ घर की ओर आया। घर में नई मुश्किल घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। मीरा और आरुष चिंतित होकर दरवाजे पर खड़े थे। जब उन्होंने राघव को देखा तो दोनों दौड़ पड़े, पर बुजुर्ग को देखकर चौंक गए। मीरा ने तुरंत चूल्हे की आग तेज की और बोली, अंदर ले आओ, ठंड ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। तीनों ने मिलकर बुजुर्ग को अंदर बिठाया, उसे गर्म पानी दिया और मीरा ने आलू का गर्म सूप बनाकर पिलाया।
धीरे धीरे बुजुर्ग की सांसें सामान्य होने लगीं। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग देवता जैसे हो। मैंने सोचा था कि आज मेरी आखिरी सांस है। तुमने मुझे जीवन दिया है। मीरा धीरे से मुस्कुराई और बोली, हमने सिर्फ इंसानियत निभाई है, पर असली कष्ट तो अभी बाकी था। लकड़ी बहुत कम मिली थी। घर में सर्दी भी लगातार बढ़ रही थी। बुजुर्ग की देखभाल के कारण घर का चूल्हा और ज्यादा जलाना पड़ रहा था। लकड़ियां 2 दिन में खत्म होने वाली थीं। उस रात हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। घर की दीवारें कांपने लगीं। आरुष डरकर बोला, पिताजी, क्या हमारा घर गिर जाएगा? राघव ने उसे सीने से लगाया। नहीं बेटा, हमारा घर मजबूत है। हम तीनों और ये दादाजी मिलकर इस ठंड को हराएंगे। पर मन में उसे खुद डर था। 2 दिनों बाद लकड़ी खत्म हो गई। चूल्हा बुझ गया। घर के अंदर धुंध जैसी ठंड फैल गई। मीरा की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। आरुष की नाक नीली पड़ गई और बुजुर्ग का शरीर फिर कांपने लगा। राघव परेशान होकर बोला, मुझे फिर जंगल जाना होगा। मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी तेज हवा में जाना ठीक नहीं, रास्ते बंद हो चुके होंगे। राघव ने जवाब दिया, अगर मैंने लकड़ी नहीं लाई तो हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन तभी बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे पास एक बात है जिसे सुनकर तुम जंगल जाने से बच सकते हो। तीनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। बुजुर्ग ने बताया कि गांव के दूसरे छोर पर एक पुराना छोड़ा हुआ घर है। कभी वहां एक परिवार रहता था, पर सालों पहले वह लोग नीचे के शहर चले गए। उस घर में बहुत सारी लकड़ियां, पुराने कंबल और मोटी चटाइयां रखी हुई थीं। क्योंकि वह घर खाली था, लोग वहां अब नहीं जाते थे। राघव ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन बुजुर्ग ने रुक कर कहा, पर एक बात है, वहां जाने का रास्ता बहुत फिसलन भरा है। हवा उस दिशा में और तेज चलती है। अगर पैर फिसल गया तो वापस आना कठिन होगा। मीरा और आरुष दोनों घबरा गए। नहीं, इतनी कठिनाई में मत जाओ, मीरा ने विनती की। पर राघव ने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर मैं डर गया तो हमारा परिवार सर्दी में संघर्ष करता रहेगा। मुझे जाना ही होगा। कठिन सफर की शुरुआत राघव निकला। हवा इतनी तीखी थी कि लग रहा था जैसे छोटी छोटी सुइयां चेहरे पर चुभ रही हों। रास्ते में बर्फ की मोटी परत थी। कई बार उसका पैर फिसला, पर वह संभल गया। बहुत सावधानी से चलते हुए वह पुराने घर तक पहुंचा। घर की दीवारें टूटी हुई थीं, पर अंदर बहुत सारी लकड़ियां रखी थीं। मोटे कंबल भी थे। राघव की आंखों में खुशी आ गई। उसने जितनी लकड़ी उठा सकता था उठाई। कंबल भी बोरी में भर लिए। बोरी अब बहुत भारी हो चुकी थी, पर वह किसी तरह उसे उठाकर घर की ओर चल पड़ा। वापसी में हवा और तेज हो गई। एक जगह उसका पैर बर्फ पर फिसल गया और वह गिर गया। उसके हाथ से बोरी छूट गई। कुछ लकड़ियां बिखर गईं। वह दर्द से कराह उठा। पैर में चोट लग गई थी, पर वह रुका नहीं। रेंगते हुए उसने बोरी वापस पकड़ी और खुद को खड़ा किया। कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वह चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा है। घर वापसी और नई उम्मीद। जब राघव घर पहुंचा, मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें कुछ हो जाता तो? राघव मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक तुम और आरुष मेरे साथ हो। तीनों ने मिलकर लकड़ी को चूल्हे में डाला। गर्म हवा पूरे घर में फैल गई। मीरा ने मोटे कंबल निकाले और बुजुर्ग को ओढ़ा दिए। वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। उस रात पहली बार तीनों चैन से सोए। भाग 1 का भावुक मोड़। रात के आखिरी पहर में बुजुर्ग ने राघव को पुकारा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं बिना परिवार का आदमी हूं, पर आज तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि इंसान तभी महान होता है जब वह दूसरों की मदद करे। राघव ने कहा, दादाजी, आप भी हमारा परिवार हैं। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। कल मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, पर अभी तुम लोग आराम करो। राघव, मीरा और आरुष एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर वह कौन सी बात थी? क्या वह सच में उनकी जिंदगी बदल सकती थी? और फिर रात खत्म हो गई। रात के अंधेरे में चूल्हे की बुझती लाल आंच झिलमिला रही थी। घर के चारों ओर ठंडी हवा ऐसी घूम रही थी जैसे कोई भटका हुआ तूफानी बादल अपना रास्ता खो चुका हो। अंदर मिट्टी की दीवारों के बीच राघव, मीरा और आरुष शांत बैठे थे। बुजुर्ग दादाजी चुपचाप लेटे हुए थे, पर उनकी आंखें राघव को गहराई से देख रही थीं, जैसे उनके दिल में कोई अनकही बात तैर रही हो।
सुबह होते ही बर्फ की सफेद चादर और भी मोटी हो चुकी थी। पूरा गांव सफेद धुंध में डूबा था। इतनी ठंड की सांस बाहर निकालो तो धुआं सा उठे। राघव चूल्हे में लकड़ी डालने लगा। मीरा रोटी सेंकने लगी। घर में गर्माहट फैलने लगी, पर राघव के दिल में एक अधूरा सवाल घूम रहा था। आखिर दादाजी कौन सी बात बताने वाले थे? वही बात जो जिंदगी बदल देने वाली कहीं थी। आरुष धीरे धीरे दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, रात को आपने कुछ कहा था, वो कौन सी बात थी? दादाजी ने कमजोर आवाज में कहा, पहले तुम सब यहाँ बैठ जाओ, मैं जो बताऊंगा वो तुम सबके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी।